हेलो वेलकम दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा आपके सामने एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी एकेडमी पे। तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सॉल्यूशन पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जाके देख लो। सेकंड पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में R 1, 2 और 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित तो है, किंतु न तो ये समतुल्य है और न ही ये संक्रामक है। तो ये तो क्वेश्चन देखते मालूम चल रहा है अपने क्या है। R 1, 2 और 2, 1 समतुल्य क्या होना चाहिए था, 1, 1 होना चाहिए था, 2, 2 होना चाहिए था और 3, 3 होना चाहिए था। बट कहीं पे है ये नहीं है, तो समतुल्य तो नहीं है। सममित है सर, क्यों? क्योंकि 1, 2 है तो 2, 1 भी है इसमें, ठीक है, तो सममित तो हो गया। अब तीसरा चेक करते हैं संक्रामक के लिए, किसमें 1, 2 है, फिर 2, 1 है, यानी A B है, B और B C है, तो A और C है, 1, 1 है इसमें, 1, 1 नहीं है, तो मीन्स ये संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया आसानी से, ठीक है। आप इसको लैंग्वेज में खुद लिखना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेन चीज़ क्या है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो लैंग्वेज लिखना आसान है। पहले खुद को समझ में आ गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सिद्ध कीजिएगी ए क्या है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और R क्या है A, B और A माइनस B को मोड में लिखा गया है, ठीक है, सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 से संबंधित नहीं है। ये बात की बात है। अब ये अपना ध्यान कहाँ तक होना चाहिए, तुल्यता संबंध तक, ठीक है। तो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुल्यता संबंध कौन सा होता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सर अगर कोई भी संबंध समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, अगर कोई संबंध, तीनों संबंध हो रहे हैं यहाँ पर, है ना, सत्य, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो एक तुल्यता संबंध है। तो चेक करो, पहला क्या होगा, समतुल्य। तो बताओ समतुल्य के लिए क्या होगा, A, अच्छा ये क्या बता रहे हैं कि A माइनस A सम है। बिल्कुल सर, ये तो हमेशा 0 होगा और 0 तो सम होता है, ठीक है, यानी ये संबंध समतुल्य तो है। दूसरा क्या है, सममित। चेक करो, A, B दैट्स इम्प्लाइज A माइनस B सम है, ठीक है। क्या इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि B माइनस A, माइनस बाहर निकाल लो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सही बात है। तो बताओ, अगर A माइनस B सम है तो क्या B माइनस A सम होगा? बिल्कुल होगा सर, क्यों होगा? जैसे मान लो कि मैंने A मान लिया 4, मैंने B मान लिया 2, 4 माइनस 2 क्या हुआ 2, तो B माइनस A करो 2 माइनस 2, यह भी क्या होगा, वो 2 माइनस 4 करो, ये भी क्या होगा -2, और आगे मोड भी है, तो -2 का मोड क्या होगा, प्लस के 2, वो क्या हो गया सम। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ये एक सममित संबंध भी है। तीसरी बात आती है अपनी संक्रामक संबंध पे। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, A, B होना चाहिए और B, C होना चाहिए। तब हम बोलते हैं इन दोनों से क्या कि A, C अगर है तो हम बोल देंगे कि संक्रामक संबंध है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर A माइनस B, अगर A, B से मैं देखूँ तो यहाँ बोल रहा है कि A माइनस B सम है, ठीक है। B, C से बोल रहा है कि B माइनस C सम है। तो बताओ A, C, A माइनस C सम होगा? लेट्स चेक। देखो इधर चेक कर लेता हूँ मैं ना, A माइनस B सम, B माइनस C भी सम। अब चेक करिए आप क्या करना है अपने को, A माइनस C करना है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ A माइनस B प्लस B माइनस C, तो ये क्या हो रहा है, A माइनस C तो हो रहा है, बेसिकली यही तो हो रहा है ना, हो रहा है। ये A, B हो गया और ये B, C हो गया, और अगर मैं इसको देखो तो ये A, C हो रहा है। मैं बोलता हूँ क्या
कि दो सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या ही होती है। 2 + 2 4 होगा, ये भी सम संख्या होगी। कुछ भी कर लो आप, कभी भी दो सम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होता है, ठीक है। तो मैं आज क्या बोल सकता हूँ कि सर ये एक संक्रामक संबंध भी है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब तो मैं इनसे क्या बोल सकता हूँ कि ये एक तुल्यता संबंध भी है, बिल्कुल है। आगे चलो, इसका फर्स्ट पार्ट अपने कंप्लीट कर लिया। अब बोल रहे हैं प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर क्या किया, तुल्यता वर्ग पूछ लिया हमने, जो एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था ना, लेक्चर फर्स्ट में। तो 1, 3, 5 का बताओ, आप ही बताओ। 1, 3, 5 एक दूसरे से कैसे संबंधित है, बताओ। अब देखो 1 - 3 और 1 - 5, या फिर आप कर लो 3 - 5। पहले तो क्या कि सबके सब विषम है, ठीक है। दूसरा बात क्या कि अगर इनका अपन नेगेटिव, मतलब इनको अगर एक दूसरे से घटाएं, 1 में से 3 घटाए या 3 में से 1 घटाए या 1 में से 5 घटाओ, तो इन सब का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक सम आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन ये तो बोल रहा है कि इनका जो मोड में सम, जो डिफरेंस आएगा a - b का, वो सम होना चाहिए, तो है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे संबंधित है, तो बताओ है या नहीं है। मैंने 2 और 4 लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 4 का डिफरेंस क्या है, 2, वो क्या है, सम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम, ठीक है। तो ये क्लियर। अब आगे बोल रहा है कि परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो आप देखो कि इसमें तो सबके सब क्या है, विषम। इसमें सबके सब क्या है, सम, ठीक है। और अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, जैसे अगर मैं 1 - 2 ले लिया या फिर 3 - 2 ले लिया, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस विषम आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी दो विषम संख्याओं और सम संख्याओं का डिफरेंस क्या होता है, विषम, जो कि हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो बोल सकता हूँ कि ये इसका कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सोल्व कर लिया। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 7, वो देखो आप खुद करना, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हमने वही किया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि एक पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में एक पेज दूसरे पेज के समान, ऐसे कुछ है ना, तो आप खुद कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। मैं करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखो अपना क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए x बिलोंग टू जेड के यहाँ पर इंटीजर है, ठीक है, और x बिलोंग करता है 0 से लेकर 12 तक, ठीक है, जिसमें 0 और 12 भी शामिल है, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। अगर अपने को बोल रहा है कि साफ साफ की तुल्यता संबंध है, तो अपने को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसा बोल रहा है अपन वैसे वैसे कर देंगे। R क्या है, पहला केस क्या है, देखो R है a - b 4 का गुणज है, ठीक है, ये बोल रहा है ना। तो बताओ इस पार्ट को अपन सोल्व करते हैं। तो पहले हम सोल्व करेंगे समतुल्य के लिए। तो समतुल्य के लिए क्या हो गया, ये हो गया a - a इक्वल टू ऑलवेज 0, ठीक है। और 0, 4 का गुणज होगा या नहीं होगा, गुणज है, बिल्कुल है सर, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 0, 4 का गुणज है। तो अपना ये पार्ट समतुल्य तो हो गया, ठीक है। दूसरा अपन चेक करते हैं सममित के लिए। तो क्या लिखेंगे, a, b, तो a - b 4 का गुणज है। तो बताओ यहाँ से क्या b - a 4 का गुणज है, बताओ। मेरे को दिख रहा है सर यहाँ पर 4 गुणज है, क्या आपको दिख रहा है? चलो चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया a, मान लिया मैंने वही संख्या 8 मान ली, और b मैंने मान ली, मान लो कि 16 मान ली, है ना। तो a - b क्या होगा, 8 - 16, ये क्या होगा, -8, बट मोड है तो बाहर क्या आएगा, 8, और 8 4 का गुणज तो है, ठीक है। 8 क्या होगा, 8 होगा 4 × 2,
यानी 4 का गुणज है 8। अब b माइनस a करूँ तो b क्या है 16 माइनस 8, ये क्या होगा सर 8। तो 8 और 8 तो 4 का गुणज है। तो यहाँ पर क्या होगा कि b माइनस a भी 4 का गुणज है। कैसे है, इसको मैं ऐसे लिखूँगा पहले, कैसे b माइनस a फिर मोड 83 में b माइनस a ऐसे लिख सकता हूँ जो कि 4 का गुणज है। तो यहाँ से मैं क्या बोल दूँगा कि दिया गया संबंध सममित संबंध भी है। ठीक है, तीसरा अपन चेक करते हैं संक्रामक के लिए। तो बताओ a, a हो गया और ना a, b हो गया और b, c हो गया। a, b का मतलब क्या है, a माइनस b 4 का गुणज है और b, c का मतलब क्या हो गया, b माइनस c 4 का गुणज है। चेक क्या करना है, a माइनस सी मीन्स a माइनस सी 4 का गुणज है या नहीं है, चेक करो। सिंपल सा एग्जांपल लो, काम खत्म करो। a की वैल्यू मान ली 16, b की वैल्यू मान ली 8 और c की वैल्यू मान ली मैंने 4। अब चेक कर लेते हैं। a माइनस बी यानी 8 हो गया, 8 4 का गुणज है। 8 माइनस 4 यानी b माइनस सी 4 हो गया, 4 4 का गुणज तो है। तो 16 माइनस 4 ये क्या होगा, यानी a माइनस सी मीन्स 16 माइनस 4 कितना हो रहा है 12। तो 12 4 गुणज है या नहीं बताओ आप ही है। चलो ये तो अपने चेक कर लिया। अब लिखेंगे कैसे, ऐसे मोड a माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी लिख सकते हैं। ये 4 गुणज है, ये 4 गुणज है। तो a माइनस सी इक्वल टू, ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो a माइनस सी बच गया, इनका मोड ले लो। तो क्या हुआ कि a माइनस सी 4 का गुणज होगा, क्योंकि a माइनस बी भी 4 का गुणज है और b माइनस सी भी 4 का गुणज है। और हमने इन दोनों से निकाला है कि अगर मैं दो संख्याओं को जोड़ रहा हूँ, जैसे मान लो कि 12 4 का गुणज है, 16 4 का गुणज है, अगर इनको जोड़ रहा हूँ मैं तो 16 12 कितना होगा 28। तो ये भी 4 का गुणज होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि a माइनस सी यहाँ पर है, 4 का गुणज है, मीन्स a, c यहाँ पर है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि दिया गया संबंध संक्रामक संबंध भी है। ठीक है, तो ये एक तुल्यता संबंध है। अब बोल रहे हैं क्या, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को लिखिए। तो बताओ यहाँ पर एक से संबंधित अवयव कौन से हैं, एक हो गया। उसके बाद a माइनस बी करना है ना, तो अगर 5 लिख दूँ मैं तो 1 माइनस 5 कितना होगा 4 और 4 का गुणज होगा। फिर लिख सकता हूँ मैं 9, फिर लिख सकता हूँ 13, बट 13 बिलोंग करता है क्या, 13 बिलोंग नहीं करता, मीन्स ये यहाँ तक ही सीमित हो गया। क्योंकि 1 माइनस 5 क्या होगा 4 गुणज होगा, 5 माइनस 9 भी 4 गुणज होगा, 1 माइनस 9 भी होगा और 5 माइनस 9 भी होगा और 1 माइनस 5 भी होगा। आप जैसे भी इनको उल्टे सुल्टे कर लो, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अपना इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, देखो इसका सेकेंड पार्ट बोल रहा है आर a, b और a इक्वल टू b है। ठीक है, ये बोल रहा है। अब चेक क्या करना है, पहले तो समतुल्य, कोई बड़ी बात है, a, a दैट्स मीन्स a इक्वल है एक के, दैट्स ऑलवेज ट्रू, ये तो मैं सत्य है। तो ये समतुल्य हो गया। सममित में a, b, तो a इक्वल टू b, दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू a। ठीक है, दैट इम्प्लाइज b, a मीन्स ये सममित भी हो गया। संक्रामक में चेक कर लो, a, b मीन्स a इक्वल b, b, c यहाँ पर लिखते तथा b, c इक्वल मीन्स b इक्वल टू c, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू c, दैट इम्प्लाइज a, c। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ये एक संक्रामक संबंध भी है। ठीक है, अब बोल रहे हैं प्रत्येक दशा में एक से संबंधित, यानी अब देखो एक से संबंधित क्या हो सकता है यार, मैं यहाँ पर देखूँ तो एक से केवल एक ही होगा। क्यों, क्योंकि केवल एक ही ऐसी संख्या है जो केवल एक के इक्वल है, उसके अलावा तो कोई इससे इक्वल हो नहीं सकती। ठीक है, a इक्वल a या a इक्वल b कब हो सकता है, केवल कोई एक संख्या तो ऐसी होगी जहाँ पर इक्वल हो सकता है। और उसने क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया कि एक से होना चाहिए संबंधित वो, तो एक से तो केवल एक इक्वल हो सकती है। ठीक है,
तो इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने पहले कर चुके हैं। कैसे, अपन ने अब तक क्वेश्चन नंबर 9 किया ना, और क्वेश्चन नंबर 10 के ही एग्जाम्पल है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिद्ध कीजिए कि समतल में स्थित बिंदु के समुच्चय में R P, Q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो 0, 0 से होकर नहीं जाता से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वर्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो करते हैं इसको सॉल्व। हालांकि है आसान सा क्वेश्चन। पहला पार्ट क्या है अपना, समतुल्य संबंध। क्या होगा, P, P, तो इसका मतलब क्या होगा, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है। दैट्स ऑलवेज ट्रू। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखनी है ऐसे, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु की दूरी के समान। ठीक, तो आप लिख देंगे क्या, समतुल्य संबंध हो गया। दूसरा है सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। इंग्लिश तो सबको आनी चाहिए आजकल। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है, P, Q। तो ये क्या बोल रहे हैं, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, तो ये हो गया P, Q। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, कि बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी बिंदु P की मूल बिंदु की दूरी के समान है। ठीक, इसका रिवर्स भी की बात है, दूरी एक ही बात है ना, तो ये सममित संबंध भी हो गया। अब होता है संक्रामक संबंध। अब बताओ संक्रामक संबंध में, अगर P, Q है और Q, R है तो P, R होगा। मैं तो बोलूँगा सर होगा। कैसे होगा, देखो ये क्या बोल रहे हैं, P, Q मीन्स मान लो कि यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, यहाँ पर कोई मूल बिंदु है, तो ये 0 है, ये P है, ये Q है। 0 की P से दूरी समान, मूल बिंदु की Q से समान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला पार्ट है Q और R, यानी R और Q मूल बिंदु से Q की दूरी और मूल बिंदु से R की दूरी समान है। अरे तो ये ओबियस सी बात होगी क्या, कि P की और R की मूल बिंदु से दूरी भी समान होगी। मैं बोलता हूँ क्या, कि ये एक संक्रामक संबंध भी है। अच्छा, यहाँ तक तो सब कर लेते हैं। आज क्या बोल रहे हैं कि पुनः सिद्ध कीजिए बिंदु P। चलो ठीक है, ये बोल दिया कि P है ना जो बिंदु, वो मूल बिंदु तो नहीं है, मीन्स P यहाँ पर तो नहीं है, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वर्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। देखो कैसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कोई मूल बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये O बिंदु है, P यहाँ पर है कोई, मैंने यहाँ पर खींचा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी समान है। देखो तो Q यहाँ पर हो गई। अब P की और Q की डिस्टेंस समान है, ऐसे ही R की समान है, ऐसे ही मान लो कि सबकी समान है। देखो ऐसे समान है। सब बिंदुओं की दूरी क्या है, बिल्कुल मूल बिंदु की दूरी से, मतलब मूल बिंदु से उन सभी बिंदुओं की दूरी एक समान। तो कब पॉसिबल है, जब ये एक वर्त को निरूपित कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला, अपने साफ साफ आंसर दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, आंसर आपके सामने हमेशा रहेगा, केवल उसको देखना है। आंसर ऐसे सोल्व होता है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। आप एग्जाम में कैसे करोगे, हाँ एग्जाम में लैंग्वेज लिखना जरूरी है ना, तो एग्जाम में क्या करोगे आप लिख दोगे क्या, एक तो डायग्राम बनाओगे ऐसे, फिर यहाँ पर कोई P बिंदु लिख देंगे, यहाँ पर Q R S T V 26 होता है अल्फ़ाबेट, यहाँ पर तो आपको इतनी दर्शाने की जरूरत भी नहीं है ना, 26 तो। और फिर लिख दोगे सर जो लैंग्वेज वो लिख दोगे, हाँ कि बिंदु P डज नॉट बिलोंग टू 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक
वर्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, और ये हम ऐसे डायग्राम में हम देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व अपन करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 12 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर क्या है, T1, T2, कि T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। आगे वाला पोर्शन अभी अपने को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या होगा, समतुल्य। तो आप खुद ही बोल दोगे क्या कि समतुल्य है, क्यों है? T1, T1 कि T1 के समरूप है। अच्छा, पहले से बताओ समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं? समरूप त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जहाँ पर जैसे मान लो कि अगर ये 2, 3, 4 है, तो मान लो कि ये अगर ये 8 है तो ये 12 होगा और ये 16 होगा। मीन्स अगर एक बड़ा त्रिभुज छोटे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में है, तो देखो 2 चौके 8, 3 चौके 12 और 4 चौक 16, रेशियो समान है ना, तो हम बोल देंगे कि 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। ठीक है, मतलब इनके डिजाइन सेम होगी, तो समतुल्य तो होगा। T1 के समरूप तो होगा ही। दूसरा क्या है, सममित। T1, T2 दैट इम्प्लाइज T1 T2 के समरूप है, दैट इम्प्लाइज T2 T1 के समरूप भी होगा, दैट इम्प्लाइज T2, T1। ठीक है, अगला क्या है, संक्रामक। अब तो आप खुद आंसर देने चाहिए हर क्वेश्चन के, मेरे करने से पहले आपके आंसर आपके नोटबुक में होने चाहिए। T1, T2 है, T2, T3 है, तो T1, T3 होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, कैसे होगा? T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 T3 समरूप तो होगा ही होगा। ठीक है, कैसे होगा? देखो, एक ऐसा त्रिभुज है, एक थोड़ा इससे बड़ा त्रिभुज है, लेकिन वो ऐसा ही है, यानी इसकी भुजाओं का अनुपात इसके समान है। एक मान लो कि इससे बड़ा है कोई, लेकिन ये इसके सेम ही, इस भुजाओं के रेशियो, तीनों का भुजाओं का रेशियो सेम है। अब देखो, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, नहीं, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये दोनों समरूप है। ठीक है, ये दोनों भी समरूप है, तो ये दोनों समरूप तो होंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्वेश्चन सोल्व। अच्छा, अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है? तो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, समरूपता का कॉन्सेप्ट इसके अंदर। तो अपन क्या चीज़ अपन को चेक करनी है कि इन जो भुजाएं हैं इनमें से कौन किस एक रेशियो 2 में है, या मतलब कौन सी रेशियो के अंदर है। तो देखो, अगर मैं देखूं तो 3/6, इन दो में देखो 4/8 और 5/10, इन सब का रेशियो क्या है, 1/2 है। मीन्स त्रिभुज T1 और त्रिभुज T3 ये दोनों एक दूसरे से समरूपता के कॉन्सेप्ट पे संबंधित है। यहाँ तक क्लियर? तो अपना क्वेश्चन खत्म, बस इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय, बहुभुज जानते हो ना, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा भुजाएं हों, इनमें R क्या है, P1, P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। यानी ऐसे बोल रहा है कि जैसे मान लो कि को बना लो बेंजीन टाइप में ना, बेंजीन, ये बेंजीन ऐसी होती, क्या हो गया है, षटभुज। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये P1 है और ये क्या है, P2, इन दोनों में भुजाओं की संख्या समान है। तो अब तो मेरे हिसाब से आप पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। कैसे? समतुल्य होगा। हाँ सर, P1 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है, बिल्कुल, तो ये समतुल्य तो हो गया। सममित के लिए अगर P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है
तो P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी, ठीक है। अच्छा, सममिति भी हो गया। संक्रामक में क्या होगा, P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, कितनी कितनी है, 6। और देखो P2 और P3 में भी भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है। तो क्या P1 और P3 में भुजाओं की संख्या समान नहीं होगी, होगी सर, तो ये संक्रामक भी हो गया। अच्छा, तो ये क्या हो गया, एक तुल्यता संबंध हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो। तो ये बोलना क्या चाह रहा है, 3, 4, 5, पहले चेक करूं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है क्या, 9 + 6 = 25 होता है। मीन्स ये एक समकोण त्रिभुज है। इसने खुद ने बोला है तो अपन मानते, फिर अपन चेक कर लिया। तो ये 5 हो गया है, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता इन 3 और 4 में इंटरचेंज करने से, ठीक है। ये कोई एंगल थीटा हो गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अच्छा, अब बताओ, बोल रहे हैं कि 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय। तो देखो इसने क्या बोल दिया कि पहले तो ए क्या बोल रहा है कि R P1, P2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, बिल्कुल है, और वो भुजाएं कितनी है, भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ बोल दूंगा P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है और वो संख्या 3 है, ठीक। यहाँ स्पेसिफिक हो गया ये, पहले हम 6, 5, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 20 कुछ मान लो, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। बस ये बोलना चाह रही है, सभी अवयवों का समुच्चय कितना हो गया कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है और वो 3 है, और वो एक समकोण त्रिभुज भी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं के समुच्चय L है और L में R L1, L2, L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेखा y = 2x + 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन बाद में करेंगे, पहले करेंगे ऊपर वाला पोर्शन। L1 समांतर है L2 के, यही बोल रहा है बेसिकली। सब तुल्य चेक करो, L1 समान, देखो ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, यानी L1 समांतर है L2 के, ठीक है। तो अब बताओ, L1 तो L1 के समांतर हो ही गया, तो ये सब तुल्य हो गया। सम्मित L1 समांतर है L2 के, तो L2 भी तो समांतर है L1 के, तो ये सम्मित भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये L1 समांतर है L2 के और L2 के समांतर कोई L3, तो ऑब्वियस सी बात है L1 और L3 भी एक दूसरे के समांतर होंगे। ऐसे अपना इक्वेशन भी सोल्व हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, तो क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। अब बोल रहा है रेखा y = 2x + 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, y = 2x + 4 है, तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं अपन, y = mx + c। तो यहाँ से m क्या आ गया, 2 आ गया, और c अभी अपन चेक करेंगे, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ आप, कोई भी दो समांतर रेखा है तो उनका ढाल तो सेम होता है हमेशा, कि अगर इसका 2 है तो इसका भी 2 ही होगा और इसका भी 2 ही होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, केवल c तो चेंज होगा इनके लिए, केवल c चेंज होगा, बाकी ये जो ढाल है यानी y = 2x + c, तो बोल सकता हूँ रेखा y = 2x + 4 से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय क्या है, y = 2x + c, और लगा देना x, y = 2x + c, ठीक है। तो इक्वेशन अपना सोल्व हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 15। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 15 कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में ये कुछ रिलेशन अपने को परिभाषित किया गया है, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2, और बोल रहा है कि आप बताओ इसको देख के कि दिया गया संबंध समतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं। तो चलो चेक कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, समतुल्य चेक करेंगे, पहले समतुल्य करेंगे। बताओ समतुल्य क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, 4, 4 होना चाहिए, है मीन समतुल्य है। फिर अपन चेक करेंगे सममित, 1, 2 है,
2 1 है कहीं पे? नहीं, यहीं पे गलत हो गया, तो सम्मित तो नहीं है। संक्रामक चेक करो, 1 2 है और 2 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, है ठीक। 2 2 है और आगे तो कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, छोड़ो ना। 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, है ठीक है। 1 1 है, 1 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, ठीक है। 4 4 है, 4 से कुछ है ही नहीं। 1 3 है, 3 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, ठीक है। 3 3 है, 3 2 है, तो 3 2 होना चाहिए, ठीक है। यानी संक्रामक तो है, मीन्स सम्मित नहीं है, बाकी सब है। अगला अपना लास्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। इसी के साथ अपन एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कंप्लीट करेंगे। बोल रहा है समुच्चय n क्या है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक में r a, b a इक्वल टू है b - 2 b इज ग्रेटर देन 6 द्वारा परिभाषित संबंध r है। और ये अपने पास 4 ऑप्शन है। b इज ग्रेटर देन 6 मीन्स कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए? b यहाँ पर 6 से ज़्यादा नहीं है और बाकी सब में तो b 6 से ज़्यादा है। बट ये क्या बोल रहा है कि b तो मान लो 6 से ज़्यादा है, यानी क्या हो सकता है? वो b 7 भी हो सकता है और b 8 भी हो सकता है। मीन्स अभी भी ये 3 ऑप्शन देखो सही हो सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं जो a की वैल्यू है वो b से 2 कम है। मीन्स अगर b 8 है तो a की वैल्यू 6 होनी चाहिए, अगर b 7 है तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं तो टिक मार दो, करेक्ट आंसर होंगे। 5 7 कहीं पे हैं? बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन 6 8 है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है। और यकीन मानो आपके जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन आने वाला है वो इसी एक्सरसाइज से आएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग जो चैप्टर होगा वो यही होगा। और जो अपने आप को मानते हैं कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो मैं बोलता हूँ आप इस चैप्टर को अपना मजबूत बना लीजिए। आपको ये स्कोरिंग करेगा आपके लिए सब्जेक्ट, ये वाला चैप्टर काम करेगा, स्कोरिंग का काम करेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक टाटा गुड बाय। मैं अजय कुमार शर्मा विदा लेता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत।